गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, जिसके 3 बिंदु थे। पहला बिंदु था जब बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित था, कैपिटल R की जगह एक गोला जिसका मध्य बिंदु O, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, कैपिटल Q आवेश है। और जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। बिंदु P अगर यहाँ हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी बाहर, वो थी E = KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं E आउट समानुपाती 1/R²। आउट मतलब बाहर, या 1/4πε0 Q/R²। इसके बाद जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, तो बिंदु P अगर गोले की सतह पर है तो वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ES। S मतलब सरफेस, सरफेस में सतह, तो KQ/R²। ठीक है, इसके बाद जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तो उसमें हमने निकाली थी E इन, उसमें लिखा हम हमारा जो आंसर है वो आया था KQ/R³ इनटू स्मॉल r, मतलब E इन जो है वो समानुपाती है स्मॉल r। ये हमारे पास अंदर बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। बाहर स्थित हो तो KQ/R², सतह पर स्थित हो तो KQ/R², और जब अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E इन KQ/R³ इनटू स्मॉल r। E डायरेक्टली E समानुपाती स्मॉल r। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ इस तरह से होगा। ये होगा बाहर के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, सतह के लिए होगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और अंदर के लिए होगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। और ये r है, दूरी है, और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो अंदर वाली स्थिति में देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R दोनों समानुपाती है। तो दोनों समानुपाती होते हैं, आपने V समानुपाती आएगा ग्राफ पढ़ा है, कैसा आता है V और I का ग्राफ आता है सीधा, स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी लाइन आती है। तो इसी तरह अंदर दोनों समानुपाती है तो सीधी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इन समानुपाती R। और बाहर आपको पता है, बाहर वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, बाहर हमारे पास है E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/R², और 1/R² का ग्राफ आपको पता ही है कैसा आता है, कई बार पढ़ लिया हमने। कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये होगा ES और ये होगा E आउट समानुपाती 1/R²। तो ये है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी में ग्राफ। इस तरह का ग्राफ आता है जो हमें याद करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा, तो आपको चित्र भी बनाना है, तीनों स्थितियां भी करनी है और ग्राफ भी बनाना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये चित्र कैसे आता है, एक बार ये ग्राफ कैसे आता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ग्राफ ये इस तरह से आएगा। देखो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो इसका मध्य बिंदु, ये इसका सतह वाला पॉइंट, यहां पर सतह वाला पॉइंट, और ये है बाहर वाला पॉइंट, ये सतह वाला पॉइंट, और ये अंदर वाला पॉइंट। ठीक है, तो अंदर जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समानुपाती है। तो अंदर वाले पॉइंट तक से मध्य बिंदुओं से सतह तक समानुपाती है। तो समानुपाती के लिए हमने ले लिया सीधी लाइन। इसके बाद जैसे जैसे बाहर आएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, तो वो इस तरह से आ जाएगा ग्राफ। तो ये तो बस आपको समझाने के लिए, बाकी फाइनल ग्राफ जो इसका होगा वो आपको ये बनाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R में ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नया टॉपिक गाउस के नियम से रिलेटेड। गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। हमने अचालक ठोस गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, चालक ठोस गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है समान रूप से आवेशित
समान रूप से आवेशित रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से आवेशित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपरिमित लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित लंबाई का मतलब है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, उसका मान हम किस तरह से निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं दिशा की बात करता हूं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास अपरिमित लंबाई या अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है और ये है रेखीय आवेश, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई मान लेते हैं L, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं A और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं B। अब इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैसे तो हम जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ होती है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु O है, ये इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इस पूरे आवेश के कारण या रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा पार्ट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लेते हैं dE1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, स्मॉल पार्ट मान लो dl, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई l है, तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग हमने ले लिया dl, तो dl के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ dE1। इसी तरह यहाँ एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने dl, तो बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, dE2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये मान लेते हैं थीटा है, ये भी मान लेते हैं थीटा है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारे पास E k2/r², तो dE1 क्या होगा, dE1 होगा हमारे पास k। अब देखो छोटा सा भाग लिया है dl, तो इस पर आवेश भी थोड़ा सा ही होगा, अल्प होगा, तो हम यहाँ लेंगे dq, ठीक है। और यहाँ आप चाहो तो इसको आप x ले लो, इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, वो इसलिए x ले रहे हैं ताकि हम इसको r मान लें, क्योंकि A से P और B से P ये दोनों r के बराबर होंगे। तो हम क्या लेंगे, dE1 k। आवेश dq क्यों लिया, क्योंकि हम छोटे से भाग की बात कर रहे हैं, तो छोटे से भाग पर आवेश भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, तो dq, और ये हो गया हमारे पास r², तो ये हो गया dE1 की वैल्यू। इसी तरह dE2 की वैल्यू निकालेंगे, तो dE2 की वैल्यू आएगी हमारे पास k, वहां पे भी छोटा सा भाग है dl, तो dl पर आवेश भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा dq, और डिस्टेंस भी इसकी क्या है, स्मॉल r²। तो हम ये कह सकते हैं dE1 dE2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और dE2 दोनों क्या होंगे, समान होंगे, परिमाण में दोनों क्या होंगे, समान होंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ बिंदु P को घटकों में वियोजित करेंगे, तो बिंदु P को अगर हम घटकों में वियोजित करते हैं, तो बिंदु P को अगर हम घटकों में वियोजित करते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा1 थीटा2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थीटा1 है, ये हमारे पास थीटा है, ये भी हमारे पास थीटा है, तो इसको भी हम थीटा ले सकते हैं, और नीचे वाले को भी हम थीटा ले सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे, तो आपको पता है जब घटकों में वियोजित करते हैं तो थीटा के पास वाला cos थीटा और थीटा से दूर वाला sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो ये है थीटा के पास वाला, तो इसको मैं लूंगा dE2 cos थीटा और इसको लूंगा dE2 sin थीटा। इसके बाद नीचे वाले की बात करूंगा मैं, तो dE1 ये थीटा के पास वाला है, तो dE1 cos थीटा और ये दूर वाला है dE1 sin थीटा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, आवेश की लंबाई L है और इसके बिंदु A और B पर एक स्मॉल पार्ट dl जिस पर आवेश dq है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो बिंदु A से
स्मॉल बिंदु ए से हम क्या करेंगे, बिंदु ए से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो होगी dE1। इसी तरह बिंदु B से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो होगी dE2। dE1 और dE2 का मान क्या है, परिमाण में समान, ठीक है, दोनों का मान क्या है, समान। बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर, तो बिंदु P को घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या होगा, निरक्षीय घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं। कैसे पता चला, देखो dE2 sin थीटा dE1 sin थीटा, तो sin थीटा बराबर, इसके बाद dE2 और dE1 दोनों आपस में बराबर, तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आगे बात सुनिए, इसी तरह अक्षीय घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो जो ये आपको तार दिखाई दे रहा है इसके लंबवत होगी। हमारे पास देखो जो अक्षीय घटक है dE1 cos थीटा dE2 cos थीटा वो एक ही दिशा में है, O से P दिशा में है, तो दोनों जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे। तो हमारे पास जो इसकी जो मतलब इसकी जो दिशा आएगी वो दिशा आएगी O से P दिशा में। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं ये जो हमारे पास वायर है, ये जो हमारे पास तार है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तार की लंबाई के लंबवत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तार की लंबाई के लंबवत दिशा में होगा। अब आप चाहे इस साइड में पॉइंट भी लो या इस साइड में पॉइंट भी लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस पूरे तार के कारण तार की लंबाई के लंबवत दिशा में होगा। यहां तक हमने दिशा निकाल ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।